नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। हमारे साथ भाविक पटेल साहब हैं, ट्रेडबुल्स के। संदीप बजोरिया साहब हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। और नीरव देसाई हैं, जीजीएन रिसर्च के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल की खबर के साथ। पहले खबर को समझिए और फिर हम समझेंगे कि ये खबर क्यों और आगे इसमें क्या होने वाला है। खबर ये है कि खाने के तेल की कीमतों में ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई है। पाम तेल का भाव 2 महीने में सबसे कम हो गया है, 2 महीने के लो पर है। सीबोर्ड पर सोया तेल यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि यूएस का वायदा बाजार है, वहां पर सोया तेल का भाव 7 मंथ के लो पर है, 7 महीने के निचले स्तर पर है। लगातार चौथे सेशन में पाम तेल में गिरावट आई है और दिसंबर में मलेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट घटा है। अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन अच्छा बताया जा रहा है। ये तमाम फंडामेंटल हैं और इस खबर का मतलब, बेशक पाम तेल के दाम मलेशिया में गिरे हों या फिर सोया तेल के दाम अमेरिका में गिरे हों, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया से इसलिए है क्योंकि हम बहुत बड़ा इंपोर्टर हैं डबल ऑयल का। जो हमारा कंजम्पशन है उसका करीब करीब हम 60-70% इंपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा अगर वहाँ पर छींक भी आ जाए तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ता है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब बजोरिया जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये जो ग्लोबल मार्केट में सोया तेल में और पाम तेल में हम गिरावट देख पा रहे हैं, क्या ये गिरावट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है या फिर आपको लगता है कि ये तात्कालिक गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला? मृत्युंजय जी, तेल की इकोनॉमी में तो राम राज्य ऑलरेडी हो गया है। अच्छा। अभी लोगों को पिछले 10-15 सालों में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं थी, वो रेट में तेल मिल रहा है। अच्छा। आप देख रहे हैं पामोलिन ऑयल जो है वो 85 रुपए किलो में मिल रहा है, सोयाबीन ऑयल 90 रुपए किलो में मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल 90 रुपए किलो में मिल रहा है। ये भाव 10-15 साल के लोएस्ट भाव है। और कंज्यूमर के लिए जितनी मात्रा में तेल देश के जिस कोने में चाहिए वो मिल रहा है और इतनी अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। इन्फ्लेशन में -17% है एडिबल ऑयल। और तो हम हैप्पी है। कंजम्पशन इंडिया में बढ़ा है 10%, जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन पहले हुआ करता था। और हमारा इंपोर्ट जो है वो 140-42 लाख टन और लोकल प्रोडक्शन 95 लाख टन, ऐसा करके टोटल 235 लाख टन का जो कंजम्पशन होता था वो पिछले साल 260 लाख टन का हुआ है। तो उसमें इंपोर्ट का 165 लाख टन और डोमेस्टिक 95 लाख टन, इस तरह से करके तो 10% कंजम्पशन बढ़ा है। बहुत खुशी की बात है। और इंडस्ट्री और ट्रेड तो खुश है, कंज्यूमर को तो अच्छे दाम में मिल रहा है तेल। लेकिन इसमें इतना ही है कि इतने गिरते दामों में वो बोलते हैं ना, चक्की में पीसे ही जाना है। मतलब जो ट्रेड इंडस्ट्री इंपोर्टर है वो पास इन्वेंट्री होती है, माल आप खरीदते हो, वहाँ से शिपमेंट होता है, 40 दिन बाद यहाँ आता है, फिर वो प्रोसेसिंग होके 20-25 दिन के बाद रेडी होता है। 60 दिन का मामला हो जाता है और 60 दिन में माल में $100-150 नीचे आ जाते हैं, आपने जो जिस साइड से खरीदा है। तो इस तरीके से ये नुकसान जो है वो इम्पोर्टर्स को और प्रोसेसर्स को झेलना पड़ रहा है। इसी तरह की गिरती प्राइसेस में ये पोजीशन थोड़ा है वो, लेकिन ठीक है, ये एक माहौल अभी है। कहीं नहीं ये प्राइसेस बॉटम की तरफ जा रही है और ये स्टेबलाइज होने को मांग रही है। हो सकता है कि 2% और आगे पीछे कुछ हो, लेकिन फिर स्टेबलाइज हो जाएगा मार्केट। अच्छा। और वहां से फिर मार्केट एक स्टेडी जोन में बना रहेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि वहां से बहुत बड़ी कोई वापस मार्केट की बढ़त हो सकती है। लेकिन स्टेडी जोन में मार्केट बना रहेगा और यदि डिमांड का अच्छा सपोर्ट आएगा एडिशनल और सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर अगले सालों में 2024 में ये जो जनवरी और मार्च क्वार्टर में जो भाव बनेंगे उससे 5-7-8% बढ़ने की जगह रहेगी। लेकिन अभी एडिबल ऑयल का पूरा मसला जो है वो $100 प्लस माइनस या 5-7 रुपए किलो प्लस माइनस में रह गया है। जो हमने देखा 2020-21 में कि कीमतें 50-60-70% बढ़ गई थी,
वो मामला नहीं रहा है। अभी कीमतों में प्लस माइनस 10% के ऊपर दोनों साइड में होना नहीं है। सो हम बड़े इस तरह के मायने में अभी है। और अच्छा। जहाँ तक किसानों का सवाल है, हाँ हाँ, किसानों को दाम उचित जितने रेम्युनरेटिव मिलने चाहिए उतने मिल नहीं रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा बिकॉज सर, किसान वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा। हाँ जी, वो सवाल है मेरी लिस्ट में मैं वो आपसे आपका पूछूंगा। फेवरेट सवाल होता है, बिल्कुल सर, कंज्यूमर और बिल्कुल, वो उस पर किसान। मैं आऊंगा। लेकिन हमारे साथ नीरज देसाई भी हैं, जीजीएन रिसर्च के इंदौर से जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपका रिसर्च क्या कहता है अभी ग्लोबली डिमांड सप्लाई का सिचुएशन एडिबल ऑयल को लेकर क्या है, और उसको देखते हुए क्या प्राइस ट्रेंड आप देखते हैं अभी? सी ओवरऑल बहुत वेल सप्लाइड मार्केट है। क्लियरली हम देख रहे हैं कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, या यूं बोलिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर के ट्रेंड पे सस्टेन, ऊपर के प्राइस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट। सो ओवरऑल वेल सप्लाइड मार्केट है, कहीं पे भी कोई ऐसी मेजर सप्लाई इशू नहीं है। साउथ अमेरिका का नया क्रॉप आने वाला है अप्रैल मई में। अर्जेंटीना का क्रॉप जो लास्ट ईयर 22 मिलियन का था, इस बार 48 मिलियन का एक्सपेक्टेड है। बड़ा जंप अर्जेंटीना में क्रॉप का आ रहा है। ब्राजील में क्रॉप जो है वो स्लाइटली लास्ट ईयर से लोअर है, बट अर्जेंटीना का जंप ज्यादा बड़ा है। साथ ही में यूएस में भी जो हम देख रहे हैं कि आज शिकागो बीन ऑयल जो है कंटिन्यूअस टूट रहा है। यूएस में बायोडीजल की डिमांड और बायोडीजल की जो कैपेसिटी थी वो पहले के सालों में लोअर थी, इसलिए लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड 78-80 सेंट्स का भी हमने ऑयल का लेवल देखा था, अभी जो 48 है। सो ओवरऑल सभी जगह पे वेल सप्लाइड मार्केट है। थोड़ा जेएफएम पीरियड में पाम में सपोर्टिव ट्रेंड बोल रहे थे, बट अभी भी मैं ऐसा बोलूंगा कि उसकी बहुत ज्यादा बड़ी गर्मी नहीं दिखती है। और साथ ही में ये भी कहेंगे कि कोई भी बहुत आउटराइटली बुलिश सिनेरियो कोई भी ओरिजिन मार्केट में नहीं है। इंडिया में भी सिचुएशन ये है कि बहुत ही अच्छा इंपोर्ट कंटिन्यूअस इंडिया करते आ रहा है। दिसंबर मंथ में भी धारे से ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडिया ने 9 लाख टन के आसपास का कर लिया है। सो बहुत ही वेल सप्लाइड मार्केट इंडिया में है। सो कंज्यूमर को कहीं पे भी चिंता की बात नहीं है, आई थिंक गवर्नमेंट को भी चिंता की बात नहीं है। और प्राइस ट्रेंड वाइज मुझे लगता है बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। सिर्फ इतना है कि पिछले एक महीने में डिमांड बहुत खराब रही है, उसके कारण इंडिया में भी मार्केट काफी डिप्रेस हो गया था, और डेस्टिनेशन ओरिजिन मार्केट्स में भी धीरे धीरे सीएनएफ ऑफर सस्ते हो गए। अब 2 दिन से ऐसा थोड़ा थोड़ा ग्राउंड लेवल पे डिमांड का मूवमेंट दिखना चालू हुआ है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे थोड़ी डिमांड इंप्रूव होगी। उसके कारण एक थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आएगा और थोड़ी सी लिफ्टिंग बेटर होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा संदीप जी, मैं अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, ऑलरेडी यहाँ पर दाम काफ़ी कम है सर, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इंडियन मार्केट में रिटेल में खास करके क्या अभी एडिबल ऑयल के दाम और कम हो सकते हैं, या उसकी गुंजाइश अभी आपको दिख नहीं रही है? तो अभी रिटेल में पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है होलसेल मार्केट का भाव। तो उसमें अभी कोई वो बीच में कुछ गैप नहीं है। वो जो होलसेल से रिटेल में 2-3 रुपए किलो ऊपर होता है, बस उतना ही ऊपर है। एंड आई थिंक मतलब अभी जो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 15 साल 10 साल के लो पे हैं, यहाँ से अभी ज्यादा में ज्यादा 2-2.5 रुपए किलो आगे पीछे हो सकता है, उसके बिना जगह नहीं है। वी आर एट द लोअर बॉटम ऑफ द प्राइसेस। एंड कंज्यूमर के लिए अभी तो मतलब ऐसा है ना कि तेल का कंजम्पशन देश में जो 17.5 किलो पर कैपिटा बोलते हैं हम 142 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो वो अभी एडवांस देशों में तो 20 के भी ऊपर जाता है। तो अभी हमारे लिए यही राइट टाइम है कि वापस इंडिया के कंज्यूमर जो है इसके कंजम्पशन बढ़ाए, और जो ग्लोबल एवरेज है उसके आसपास में पहुंचे, तो वो अच्छा हो जाएगा। देश की प्रगति का भी एक बैरोमीटर है। अच्छा। देश में अभी इनकम लोगों की अच्छी है और राइट खान सर। पान अच्छा है, हाँ, तो उनका ऑयल एंड फैट का कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है। तो वो देखते हुए हमें खुशी रहेगी कि यदि ये 17.5 लाख किलो पर पर्सन पर ईयर का जो वेजिटेबल का कंजम्पशन है ये 20 किलो तक चले जाए, तो उससे देश में इंडस्ट्री को भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फायदा मिलेगा। जो आज हमारा 40-50-55% यूटिलाइजेशन है वो ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप जरा बताएं नीरव जी कि बहुत कई बार ये बात की जाती है कि जब आपका इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लोअर लेवल पे है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंडियन कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होता है। उसको लेकर क्या अपडेट है?
नहीं, देखिए, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया तो होना ही चाहिए, वैल्यू एडिशन इंडिया में ही होना चाहिए। जो ड्यूटी डिफरेंशियल है रिफाइंड ऑयल वर्सेस क्रूड ऑयल का, हाँ ये काफी नैरो है, इस डिफरेंस को बढ़ाना ही चाहिए। हाँ हम खुद देख रहे हैं कि आज की तारीख में कई बार ऐसा होता है कि इंडोनेशिया से कच्चा तेल सीपीओ और पामोलिन रिफाइंड ऑयल दोनों सेम प्राइस पे हमको C&F में मिलता है। मतलब पूरा जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी स्ट्रक्चर के चेंज में गवर्नमेंट बेयर करती है, या उतना कम एक्सपोर्ट ड्यूटी उधर से ओलिन का लगता है तो उतना कम रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती है एक्सपोर्ट पे, क्योंकि वो चाहती है कि उनके यहाँ पे इंडस्ट्री प्रॉस्पर करे। वैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इंडस्ट्री के भी हित में ये है कि हम हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग और हमारे यहाँ का वैल्यू एडिशन बढ़ाएं और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को ज्यादा मजबूत बनाएं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज होने से ये हाँ। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ही चाहे प्लांटेशन के फॉर्म में राइट। आए या यस। किसी भी तरह ऑयल सीड को प्रोडक्शन बढ़ाने के फॉर्म में आएगा। ठीक बात है। अब एक आखिरी सवाल संदीप जी आपसे ये होगा सर कि फार्मर का जिक्र आपने किया था। बहुत सारे जो ऑयल सीड के फार्मर हैं वो बड़ा कभी कभी दबाव में दिखते हैं कि उनको अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात कई बार सरकार के सामने ये चैलेंज होता है कि अगर ड्यूटी में कुछ छेड़छाड़ कर दी तो दाम कहीं फिर से ना बढ़ जाए। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्या विन विन सिचुएशन हो ताकि फार्मर कम से कम बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाए ऑयल सीड के और आगे कुछ खेती पर इसका इम्पैक्ट आ जाए? देखिए मृत्युंजय जी, इसका सवाल का जवाब मैं सीधा मैथमेटिक्स में दूंगा। आज हमारी 5% की ड्यूटी है क्रूड पे और 12.5% है रिफाइंड पे। यदि हम कंज्यूमर में, फार्मर में और इंडस्ट्री ट्रेड में समन्वय चाहते हैं और इवन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं और समन्वय चाहते हैं कि ऑयल सीड की इकोनॉमी भी बढ़ती रहे, लोकल प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे और जस्टिस का कंज्यूमर को, फार्मर को दोनों मिले और इंडस्ट्री भी चलती रहे, तो ये 5% की ड्यूटी जो है। हाँ जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क टूट गया। इसको जी बोले सर। रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी जो 12.5 है, हाँ वो समझ के चलिए वो मिनिमम 30% होनी चाहिए। अच्छा। तो जाके ये समन्वय जो है ठीक बैठेगा सबके बीच में और जस्टिस सबको मिलेगा। अभी हमारी पॉलिसी जो है वो फुल्ली कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी है हाँ और उससे अभी कंज्यूमर पे ही 80 से 90% फोकस जा रहा है। राइट सर। उसको बैलेंस आउट करने की जरूरत है। वो हम समझ सकते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, लेकिन जब सेंट्रल इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट फुर्सत से इस समन्वय को वापस लाएगी, हमें कॉन्फिडेंस भी है और वो जस्टिस सबको देंगे। तो वो बात 142 करोड़ का देश है, अभी कंज्यूमर का ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी, वो हम भी समझ सकते हैं, हमारा भी फर्ज है। लेकिन ये बैलेंस आउट इसको करना और जस्टिस सबको देना भी बहुत इम्पोर्टेंस का बात है और हमें पूरा सेंट्रल इलेक्शन के बाद में वो चीज पे पूरा गवर्नमेंट का फोकस बना रहेगा। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका और नीरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑयल पर डिटेल में बात करने के लिए कि प्राइस ट्रेंड आगे क्या रहेगा और क्या पॉलिसी एडिबल ऑयल को लेकर आगे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन जी, गोल्ड पर मेरा सवाल सर आपसे ये होगा कि गोल्ड का मार्केट आप देखिए कि कल थोड़ा ऊपर गया था, आज बहुत तेज़ गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 450 रुपये से ज़्यादा इस वक्त गोल्ड नीचे है और 63,000 के नीचे गोल्ड आ चुका है और ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब 17 से 18 डॉलर की गिरावट गोल्ड में दिख रही है। क्या करना चाहिए गोल्ड में? करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि चाइना से निरंतर स्टिमुलस आने के बावजूद भी मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मींस जो भी उछाल आते हैं वो शेलो है, मींस टिक नहीं पाते, मार्केट वापस गिर जाता है। तो 62,863 समथिंग का जो लेवल है वो मैं लाइट क्वांटिटी में या तो स्केल अप बेसिस पे सेल प्रेफर करूंगा। 63,550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 62,200-300 के आसपास का लक्ष्य रहेगा। 3 से 4 दिन की टाइम फ्रेम होगी। ओके, ठीक है। आपका व्यू भाविक जी, चांदी के ऊपर क्या होगा, सिल्वर में क्या करें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे भी लग रहा है कि चांदी में आज बेच के ही जाना चाहिए। आज हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी रिकवरी हुई है। आज का जो जॉब ओपनिंग डेटा है वो शायद एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आए। अगर स्ट्रॉन्ग आए तो फेड के लिए अभी एटलीस्ट मार्च में रेट कट की कोई संभावना नहीं होगी, तो उसकी वजह से ही हम डॉलर में स्ट्रेंथ दिख रहे हैं और सोने चांदी में आज बिकवाली दिख रहे हैं। तो चांदी वैसे भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। मुझे लग रहा है कि चांदी आगे जाके भी आई थिंक शॉर्ट कर सकते हैं।
बट इंट्राडे 73,300 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 72,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 73,900 का। तो चांदी में भी थोड़े उछाल पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चांदी में उछाल पर शॉर्ट करने की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है उमेश का, इंदौर से। पूछिए उमेश। सर चांदी में इंट्राडे में क्या टारगेट रहेगा? चांदी में इंट्राडे का टारगेट बताइए भाविक जी। जी चांदी में मैं थोड़ा उछाल पे ही शॉर्ट के ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1000 पॉइंट की करेक्शन देख लिया है और अभी लो पॉइंट पे। तो चांदी अगर 73,300 पे आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 72,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 73,900 का। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 72,990 ये एमसीएक्स पर चांदी का भाव है और तेज़ गिरावट है। 1105 रुपये इस वक्त चांदी का भाव नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगले कॉलर का। पवन है हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वीरेंद्र सर से पूछना है, मेरे पास फिजिकल में ग्वार सीड पड़ा है और अप्रैल का धनिया मुझे कहाँ पर सेल या लॉन्ग करना चाहिए? बताइए वीरेंद्र सर, फिजिकल में इनके पास ग्वार का स्टॉक है और कोरिएंडर के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या करें इन दोनों कमोडिटी में? ग्वार फिजिकल प्राइस स्टेबल है, फ्यूचर्स दबाव में है फिलहाल, और धनिया पर्टिकुलर रेड सी डिसरप्शन जो है और चाइना का थोड़ा कमजोर बाजार है, तो ये देखते हुए मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ अराउंड 8,800 के आसपास या 88-9,000 के बीच में कहीं पोजिशनरी शॉर्ट जा सकते हैं। 9200 9230 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 77-78 यानी 7778 रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर में आज का इंट्राडे का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? बताइए भाविक जी, कॉपर में इंट्राडे का टारगेट और स्टॉप लॉस। जी कॉपर में आज बेच के चल सकते हैं 727 पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। नीचे का टारगेट 724 का रहेगा और ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 731 का। 727 के लिए वेट कीजिए, आज आ जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 724 के टारगेट के लिए और 731 का स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अनिल है हमारे साथ। पूछिए अनिल जी। लोअर स्टेशन इसका क्या है, समझ में नहीं आ रहा। लोअर रेट और खरीदना चाहिए या क्या क्या कौन सा? सर धनिया खरीद रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके। सर लोअर रेट की जानकारी लेना है, कहाँ से पलट सकता है? बताइए भाविक जी। देखिए जैसे वीरेंद्र जी ने भी बताया कि आई थिंक धनिया अगर सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में देखें तो सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स अभी भी दबाव में है। अगर जनवरी की बात करें धनिया, तो मुझे लग रहा है कि 6600 के करीब आ सकता है, क्योंकि पहले भी अक्टूबर में हमने देखा था कि वहीं से हमने तेज़ी देखने को मिली थी। तो अभी नया सपोर्ट वहीं आ रहा है, तो 66 पे शायद प्राइस थोड़े स्टेबल होकर उछाल खा सकता है। 6600 का सपोर्ट समझ लीजिए। अंकित हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अंकित जी। गुड इवनिंग। मैंने नेचुरल गैस बाय किया है अभी 217 रुपए पे। सो आज जाना था कि इंट्राडे के लिए इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है? इंट्राडे के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये आप जानना चाहते हैं नेचुरल गैस में। बताइए भाविक जी। भाविक जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सॉरी बताइए। यस, नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल गैस बाई लग रहा है मुझे। 221 के टारगेट के लिए वेट कीजिए और स्टॉप लॉस आज का जो लो है 212 का वो बना के रखिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अपसाइड 220 से 223 तक आ सकता है, बट इंट्राडे आपने जो बाय किया है 221 का टारगेट रखिए और 212 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर विट्ठल हैं हमारे साथ। पूछिए विट्ठल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर गोल्ड का भी तो, और एक आपसे बुलाया था कि मेहता साहब करके, हाँ, $1,850 आता है करके वो बोले थे। नहीं तो कब तक आएगा सर वो? कब तक आएगा अब तो मेहता जी को पूछना पड़ेगा, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट का व्यू आपको दिलाते हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी बताइए आपका क्या व्यू है, गोल्ड में भी गिरावट कुछ बढ़ सकती है?
फिलहाल थोड़ी बढ़ सकती है। मिड जनवरी तक का मेरा व्यू, 15 जनवरी तक का, यानी 1-2 वीक के लिए मेरा व्यू बेरिश है। नियर टर्म हम 6200 61,800 तक के प्राइस देखेंगे। फिलहाल 63,300 यानी 63,300 का इंटरिम टॉप बना हुआ है। कल्पेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए कल्पेश जी। कल्पेश जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी बताएं। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए। हाँ सर, मैंने क्रूड ऑयल 6100 का लिया हुआ है, तो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? बताइए भाविक जी। 6100 पर इनकी बाइंग है कच्चा तेल, अभी रुकना चाहिए बाइंग में? पहला सवाल तो ये, अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या, और अगर नहीं तो क्या करें? देखिए, कच्चे तेल में 2023 में भी हमने देखा कि इन स्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल नहीं रहा, और अभी भी अगर देखें तो ज़्यादातर डिमांड बहुत कम है। आई थिंक रेड सीट में नए अटैक आते हैं तो ही मुझे लग रहा है उछाल हो सकता है, वरना मुझे लग रहा है कि ये एटलीस्ट 5750 से 5700 तक टिक सकता है। बट आज के दिन 5796 पे थोड़ा उछाल आया है, तो 5750 का आप स्टॉप लॉस रखिए सबसे पहली के बाद। और ऊपर में 6015 से 6030 के बीच में भी आता है तो आपकी पोजीशन निकल जाइए, क्योंकि अभी भी व्यू बेरिश है।